24 of CRPC. Chapter 24 talks about general provisions as to inquiry and trials. Okay. Now we will talk about section 300. Section 300, what does it say? Persons once convicted or acquitted not to be tried for same offense. इसका मतलब ये है, एक बार अगर कोई पर्सन कन्विक्ट हो गया किसी ऑफेंस में या फिर एक्विट हो गया किसी ऑफेंस में, उसको दोबारा उसी ऑफेंस में या कोई ऐसा ऑफेंस जिसमें सिमिलर फैक्ट्स हो विद इन सेम जुरिस्डिक्शन उसको ट्राई नहीं किया जाएगा. ओके, आओ इसमें थोड़ा डिटेलिंग में पढ़ते हैं. पहला, अ पर्सन हु हैज वंस बीन कन्विक्टेड और एक्विटेड फॉर अ पर्टिकुलर ऑफेंस within a competent criminal court will not be liable to tried again for the same offense or any such offense containing similar facts. जैसे मैंने अभी आपको बताया. क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ऑफेंस पे उसका ट्रायल हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, कंक्लूड हो चुका है, दोष सिद्ध हो गया या दोष मुक्त हो गया. अब वो केस वहां पे खत्म है. अब अगर किसी को कोई भी एग्रीव्ड होगा वो फर्दर लीगल रेमेडीज अवेल करे, ना कि उसी केस को दोबारा इंस्टीट्यूट करके, क्योंकि वो अब्यूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ माना जाएगा. ओके, दिस प्रोविजन स्पेसिफिकली अट्रैक्ट्स द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ डबल जियोपार्डी. डबल जियोपार्डी स्टूडेंट्स क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, इट सिंपली मींस that no person can be tried twice for the same offense within the same jurisdiction. यानी कि अगर एक पर्सन एक पर्टिकुलर ऑफेंस के लिए ट्रायल किया जा चुका है उसका और वो उस पे दोष सिद्ध या दोष मुक्त हो चुका है एक पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में जहां उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो अब दोबारा उसको उसी ऑफेंस के लिए उसी सेम जुरिस्डिक्शन में ट्राई नहीं किया जाएगा. हाँ, अगर जुरिस्डिक्शन बदला है तो बट ऑब्वियस है वहां पे भी प्रक्रिया सेम वैसे ही चलेगी. ओके. A person acquitted or convicted of any offense may be afterwards tried with the consent of the state government for any distinct offense for which separate charge is leveled. यानी कि separate charge अगर level हो गया तो उसका ट्रायल अलग चलेगा with the permission of the state government. Okay. Moving on to section 301. Section 301 क्या कहता है? Section 301 कहता है appearance by public प्रोसिक्यूटर्स. पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स मैंने आपको बताया, पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स हो गए, ये स्टेट के वकील होते हैं, ये स्टेट का पक्ष कोर्ट में रखते हैं. ओके, क्योंकि कोई भी ऑफेंस कमिट होता है तो वो अगेंस्ट द स्टेट होता है, अगेंस्ट द सोसाइटी होता है. ठीक है, किसी पर्सन के अगेंस्ट तो बाद में होता है, लेकिन अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द स्टेट पहले माना जाता है कि वो ऑफेंस कमिट हुआ है. तो स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं. Okay, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of a case may appear and plead without any written authority before any court in which that case is under inquiry, trial or appeal. Okay, जैसे मैंने अभी आपको बताया. Accordingly, the public prosecutor or assistant public prosecutor in charge of the case shall conduct the prosecution. Okay, prosecution यानी कि मुकदमा चलाएगा उन पे. ठीक है, वो डिमांड करते हैं कि जो पर्सन एक्यूज्ड है पर्टिकुलर ऑफेंस का उसके ऊपर मुकदमा चले, उसको ट्राई किया जाए पर्टिकुलर चार्जेस पे, पर्टिकुलर ऑफेंसेस पे. ओके, नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 302. सेक्शन 302 बात करता है परमिशन टू कंडक्ट प्रोसिक्यूशन. एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट इंक्वायरिंग इनटू और ट्राइंग अ पर्टिकुलर केस may permit the prosecution to be conducted by any person other than a police officer below the rank of inspector. ओके, इसका मतलब ये है कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिस्डिक्शन जो होगा वो जो कि एक पर्टिकुलर केस को, क्रिमिनल केस को इंक्वायर कर रहा होगा या ट्राई कर रहा होगा, वो परमिट करेगा कि उस पर्टिकुलर पर्सन का प्रोसिक्यूशन किया जाए, कंडक्ट किया जाए. कोई भी पर्सन अदर देन अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर कर सकता है, बट नो पर्सन अदर देन, अब आगे वाली स्लाइड में हम लोग पढ़ते हैं, है यहाँ पे, नो पर्सन अदर देन एडवोकेट जनरल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट, गवर्नमेंट एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर और असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, these will be entitled to conduct the prosecution in court of law. ओके, इन चार लोगों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए, एडवोकेट जनरल, गवर्नमेंट एडवोकेट, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर एंड असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर. ये वो चार डेजिग्नेटेड लोग हैं जो कि स्टेट का पक्ष कोर्ट में रखते हैं. ओके,
नाउ कमिंग ऑन टू सेक्शन 303, सेक्शन 303 बात करता है राइट ऑफ पर्संस अगेंस्ट होम प्रोसीडिंग्स आर इंस्टीट्यूटेड टू बी डिफेंडेड, यानी कि जिन पर्सन के खिलाफ केस चलने वाला है, इंस्टीट्यूट हुआ है, जिन पर्सन के अगेंस्ट, उनके पास राइट है कि वो अपने आप को डिफेंड कर सकें, ओके, लीगल रेमेडी अवेल कर सकें, जस्टिस सीख कर सकें, ओके। एनी पर्सन accused of any offense before a criminal court or against whom proceedings are instituted under this code have a right to be defended by a pleader of his own choice, okay। वो अपने चॉइस का वकील, प्लीडर कोई भी ले सकता है अपने आप को, अपना पक्ष रखने के लिए कोर्ट में, अपने आप को डिफेंड करने के लिए। Right of accused to be defended by a lawyer of his own choice is both a statutory right under CRPC and a fundamental right under Article 22 of the Indian Constitution। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ा है स्टूडेंट्स की राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन जो होता है या राइट्स ऑफ अक्यूज कह लो, उसके अंदर आपका राइट टू बी डिफेंडेड बाय अ लॉयर ऑफ हिज ओन चॉइस भी उसका एक लीगल राइट आता है। सेम आपका फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 में भी है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 22 में right to be defended by a lawyer of his own choice in order to seek justice, okay। 304 सेक्शन 304 आपका बात करता है लीगल एड टू अक्यूज्ड एट स्टेट एक्सपेंस इन सर्टेन केसेस, यानी कि इसका मैं अगर आपको एक नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में बता दूं तो ये है कि जैसे हम लोग सीपीसी में पढ़ते हैं, सिविल प्रोसीजर कोड में, वहां एक वर्ड आता है लीगल वर्ड इंडिजेंट पर्सन। इंडिजेंट पर्सन कौन होते हैं? इंडिजेंट पर्सन वो होते हैं जो कि फाइनेंशियली वीक होते हैं, जिनके पास अपने एक्सपेंसेस उठाने का उनके पास कोई पैसे नहीं होते हैं, मनी नहीं होती है, बैकिंग नहीं होती है, वो इंडिजेंट पर्सन कहलाए जाते हैं। ऐसे लोगों को कोर्ट मुहैया कराती है वकील, ताकि वो अपना पक्ष कोर्ट में रख सके और अपने हित और अधिकारों की लड़ाई लड़ सके। ऐसे ही सेम चीज सीआरपीसी में है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में है, सेक्शन 304 में हमें देखने को मिल रही है कि लीगल एड प्रोवाइड करना एक्यूज्ड को स्टेट के एक्सपेंस पे, जो कि अपना लीगल रिप्रेजेंटेटिव अपने कोर्ट की फीस अवेल नहीं कर सकते हैं। क्रिमिनल केसेस में यहाँ पे ये लोग इंडिजेंट पर्सन है, तो उनको लीगल एड कौन प्रोवाइड कराएगा? कोर्ट प्रोवाइड कराएगी स्टेट के एक्सपेंसेस पे, यानी कि जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव एक्यूज्ड का केस लड़ेगा उसको पैसा स्टेट देगी, फैसिलिटी स्टेट देगी कि वो इसलिए क्योंकि एक्यूज्ड सक्षम नहीं है उसको बियर करने के लिए, ओके। अब इसमें हम आगे पढ़ते हैं। इन सर्टेन केसेस व्हेन क्रिमिनल केसेस आर प्रोसीडेड इन सेशंस कोर्ट ड्यूरिंग ट्रायल, व्हेन इट इज नोटेड that the accused has no means to engage a counsel to get his defense. In such cases, court makes necessary arrangements to provide the accused with a lawyer so as to defend the same at the expense of the state। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोर्ट एक लॉयर अरेंज कर देगी उस एक्यूज्ड के लिए ताकि वो अपना पक्ष रख सके, अपने हित और अधिकारों की बातें रख सके कोर्ट में। उसको फैसिलिटीज, उसको पैसा स्टेट देगी उस लॉयर को, ओके। The High Court may, with previous approval of the state government, make rules for High Court previous approval लेके state government से क्या क्या रूल बना सकती है? 3 चीजें हैं। पहली, the mode of selecting pleaders for defense, okay। Second, the facilities to be allowed to such pleaders by the court, ऐसे pleaders को जो कि state expenses पे आएंगे accused को defend करने के लिए, उनको क्या facilities दी जाए, उनका मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा प्लीडर्स का फॉर डिफेंस, द फीस पेबल टू सच प्लीडर्स बाय द गवर्नमेंट एंड फॉर कैरिंग आउट द पर्पस फॉर विच दे हैव बीन इन्वॉल्व्ड, उनकी फीस कितनी होगी, कैसे दी जाएगी उन प्लीडर्स की बाय द गवर्नमेंट, एंड उनका पर्पस फुलफिल होने पे क्या चीजें हैं क्या नहीं है, जितनी भी चीजें हैं सब आपका हाई कोर्ट रूल्स मेक करेगी with previous approval of the state government, okay।